गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपने तत्वों के वर्गीकरण के कुछ नियम स्टार्ट किए थे और उसमें सबसे जो फर्स्ट नियम देखा था वो था डोबेराइनर का त्रिक नियम। उसके बाद अपने सेकंड नियम जो है वो देखते हैं चेन-कोर्टोइस की वृत्ताकार सारणी। चेन-कोर्टोइस की वृत्ताकार सारणी। तो देखो अब स्टार्टिंग में जब जो डोबेराइनर ने जो त्रिक नियम दिया था वो क्या था कि जब प्रारंभ में कुछ तत्वों की खोज हुई थी, बहुत कम तत्वों की खोज हुई थी, उस टाइम तक तो वो सही था। उसके बाद में वो नियम फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि जब और तत्वों की खोज होगी तो उसने जो त्रिक बनाए थे, तीन तत्वों के जो समूह बनाए थे और उसमें वो समूह ऐसे थे कि उनके गुण लगभग मिलते जुलते हों और प्रारंभ वाला जो स्टार्टिंग वाला जो तत्व था और जो लास्ट वाला तत्व था तीन में, उन दोनों का अगर अपने औसत निकालें तो उसका जो आंसर आएगा वो बीच वाले का परमाणु भार होना चाहिए था। परंतु बाद में जब और तत्वों की खोज हो गई तो वो नियम कामयाब नहीं हुआ। तो उसके बाद में अपने अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं चेन-कोर्टोइस की वृत्ताकार सारणी। ये भी क्या था कि थोड़े से तत्वों पर ही लागू हुआ था और ये भी बहुत ये जो सारणी थी ये तो बहुत ही कम समय तक चली थी, क्योंकि उसके बाद में जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस की तो तत्वों की खोज और होने लगी और जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई तो क्या होता गया कि ये जो वृत्ताकार सारणी थी इसने जिस तरीके से जो नियम बनाए थे या जिस तरीके से तत्वों को व्यवस्थित करने का इसने कुछ सोचा था, कुछ विचार किया था, तो वो क्या हुआ था कि वो थोड़े से टाइम तक की रहा था, वो भी फेल हो गया था। होता क्या है, इसमें थोड़ी सी जनरल सी बात करते हैं अपने, सिंपल सी। इसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। किसके? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया था। क्रम में व्यवस्थित किया। अब कैसे व्यवस्थित किया था? इसने एक वृत्ताकार सारणी बनाई थी। वृत्ताकार सारणी कैसे बनाई थी? ऐसे एक वृत्ताकार सारणी बनाई थी। जैसे इसने ऐसे टेबल बनाई थी एक, जैसे यहाँ पर कोई तत्व था, यहाँ पर कोई तत्व था, यहाँ पर कोई तत्व था। तो जब अपने इधर से इधर जा रहे थे तो जो तत्व थे वो क्या हो रहे थे? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में थे। और इसने, बस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसकी ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करनी, क्योंकि ये जो सारणी थी ये बहुत ही कम समय तक चली थी। और इसने जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उसको आधार माना था। किसको आधार माना था? ऑक्सीजन परमाणु। और इसका परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। तो इसने इस जो सारणी बनाई थी इसको 16 भागों में विभाजित कर लिया था। कितने भागों में विभाजित कर लिया था? 16 भागों में विभाजित कर लिया। और वो 16 भाग क्या थे? वो थे ऑक्सीजन को इन्होंने बेस माना, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। इसमें कौन से तत्व थे, क्या थे, उसको अपने को ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं करनी। इसके बाद अपने थर्ड पॉइंट या तीसरा नियम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो नियम है वो है न्यूलैंड का अष्टक नियम। इसमें आप लोगों ने एग्जाम्पल भी ध्यान रखने हैं, क्या हुआ था इसके अंदर, इसके सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए। देखो तीसरा नियम स्टार्ट करते हैं अपने, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो ये जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है, ये जो शब्द है अष्टक, सबसे पहले इसका अपने को मतलब पता होना चाहिए। अष्टक का मतलब होता है 8। अष्टक का क्या मतलब होता है? 8। तो इसके अपने कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं, फिर अपने इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि इन्होंने सारणी कैसे बनाई थी। अष्टक नियम के आधार पर इन्होंने कुछ सारणी बनाई थी। तो देखो इसने सबसे पहले 8 तत्वों का समूह बनाया। क्या बनाया था? 8 तत्वों के समूह बनाए थे सबसे पहले तो ये बात। तो इसको कौन सा नियम कहा गया था? अष्टक नियम। उसके बाद देखो
8 तत्वों के समूह बनाने के बाद में इसने क्या किया था, वो सभी जो तत्व थे वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में थे। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया था। ठीक है, एक बार अपने इसके पॉइंट्स नोट करते हैं, फिर जब अपने इसको देखेंगे कि सारणी देखेंगे तब ये बहुत इजी समझ में आ जाएगा। देखो, उसके बाद परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद इसने क्या किया था, आपको इसने ये बताया था कि जो पहला तत्व है, कौन सा पहला तत्व, और जो 8वां तत्व है, दो तत्व लिखे मैंने, एक तो सबसे पहला तत्व और एक 8वां तत्व, उन दोनों के गुण मिलते जुलते होंगे। गुण क्या होंगे, समान। उन तत्वों के गुण क्या होंगे, समान होंगे। ये इसकी खास बात थी। तो इसको अष्टक नियम 8 तत्वों का एक ग्रुप बनाया था। अष्टक नियम का मतलब ये था कि पहला तत्व और 8वां तत्व क्या हो, समान हो। उसके बाद देखो, अब वो समान कैसे होगा, संगीत की तुलना की इसने। संगीत में 7 सुर होते हैं। संगीत में क्या होते हैं, 7 सुर। उसका आपको पता होना चाहिए वो कैसे कैसे होते हैं। तो देखो, संगीत में जो सुर होते हैं वो अपने नोट करते हैं। आपको ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान है तो मैं लिख लेता हूँ। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। देखो, ये एक बार यहाँ तक पढ़ो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखो, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा। ये कौन सा तत्व है, ये पहला, सॉरी तत्व नहीं, सुर। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये छठा है, ये 7वां है और ये कौन सा है, 8वां। तो देखो, पहले पर मैंने क्या लिखा है, सा, और 8वें पे मैंने क्या लिखा है, सा। तो जैसे जो पहला और 8वां सुर समान होते हैं। सुर क्या होते हैं, समान। कौन कौन सा, पहला और कौन सा, 8वां सुर एक जैसे ही मिल रहे हैं आपको, है ना। तो ये कहता है कि जब पहला और 8वां सुर जो समान है तो पहला और 8वां जो तत्व होगा, तत्व के गुण भी समान होंगे। गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। तो जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, उसने संगीत के सुरों की तुलना की थी किसके साथ, तत्वों के साथ। और उन्होंने क्या किया था कि एक सारणी बनाई। वो कैसे बनाई अभी बनाते हैं अपने, फिर ये सारी चीज़ें दोबारा से इजीली आपके क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। आप बुक से भी पढ़ लेना, बुक में भी आपकी सारणी बनी हुई अच्छी सी। तो दोबारा से देखते हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और सा फिर से आता है। तो पहला और 7वां अगर ये कहता है कि सुर समान हैं, तो इस सुर और तत्वों की तुलना की अपने बात कर लेते हैं। किसकी, सुर और तत्वों की क्या की, इसने तुलना की थी। सुर को तत्वों के समान माना था। तो इसने कहा था कि मैं अगर 7 तत्वों का एक समूह बनाऊं, तो या 8 तत्वों का समूह बनाऊं, तो पहला तत्व और जो 8वां तत्व होगा उनके गुण एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। और वो जो सारणी बनाई उसमें उसने ध्यान किस बात का रखा, उसने ध्यान रखा था कि उन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया था, व्यवस्थित किया था। इसकी खास बात तो ये थी कि तत्वों को व्यवस्थित कैसे करें। तत्वों को व्यवस्थित करेंगे परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। और उन व्यवस्था का आधार क्या माना था, उसने माना था क्या, सुर और तत्वों की समानता। अब अपने वो छोटी सी सारणी है वो बनानी है और उसको आपने याद भी रखना है कि भाई वो कैसे थे। तो देखो, कुछ तत्व हैं, हालांकि आपको ध्यान है वो तत्व बनाते हैं अपने, कैसे कैसे बनेंगे देखो।
बस सिंपल सा नियम है ये। कौन से तत्व हैं देखो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद सोडियम, Al, Si, P, S, Cl। तो इसने ये तत्व बनाए, 7 तत्वों को क्या बना लिया इसने? एक समूह बना लिया, सारणी बना ली। अब देखो सभी तत्व हैं वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित हैं। किसके क्रम में व्यवस्थित हैं? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। और जो परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम की इसकी जो व्यवस्था है, अब अगर मैं यहाँ पर तत्व लिखता हूँ, सॉरी जो सुर लिखता हूँ संगीत के, वो कौन कौन से होंगे? सा, रे, ग, म, पा, धा, नी, और फिर से क्या आता है? सा आता है। फिर से क्या आता है? सा आता है। तो ये कहता है कि अगर कहीं से भी स्टार्ट करो और अगर 8वें तत्व तक जाओगे, किसी भी तत्व से स्टार्ट करो और 8वें तत्व तक अगर आपने पहुंचना है तो उनके गुण एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। वो कैसे होंगे अभी देख लेते हैं अपने। सा, रे, ग, म, पा, धा, नी, और फिर से क्या आ जाएगा? फिर से वापस यही लाइन आ जाएगी। तो देखो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, ये पहला तत्व, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और यहाँ पर ये कौन सा तत्व है? 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। मान लिए अपना ने कितने तत्व नोट कर लिए? 14 तत्व नोट कर लिए। तो ये कहता है कि पहला जहाँ से स्टार्ट करोगे उसको पहला मानना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। तो लिथियम और सोडियम के गुण एक दूसरे से क्या होंगे? मिलते जुलते होंगे। कहीं से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट कर लो, इसको पहला मानो। तो 1 2 3 4 5, सॉरी जहाँ से स्टार्ट करना है इसके बाद 7 तत्व होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखो या 8वां तत्व मानो, जहाँ से स्टार्ट करो तो वहाँ से कौन सा तत्व होना चाहिए? 8वां तत्व। कौन? नियम क्या है? अष्टक का नियम। तो दोबारा से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम के गुण क्या होंगे? ये कहता था मिलते जुलते होंगे। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट कर लो, इसमें देख लो यहाँ पर कौन सा जो सुर है वो कौन सा आ रहा है? गा आ रहा है। तो यहाँ से 8वां सुर तक पहुँचो आप, 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ भी क्या आ रहा है? गा आ रहा है। तो ये सिंपल सा नियम था, बस आपने इसमें ध्यान क्या रखना है? आपने इतना ध्यान रखना है, 3 ही बातें ध्यान रखनी है आपने, कि एक तो ये जो सारणी बनाई थी वो थी जो भी तत्व हैं उनको परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इसको क्या किया था? व्यवस्थित किया था। उसके बाद इसने क्या किया कि वो तत्व जो थे उनको एक क्रम में व्यवस्थित कर लिया परमाणु भार के। फिर दूसरी बात ये थी कि इसने सुरों की तुलना की। किसकी तुलना की? सुर की तुलना की। किसके साथ? तत्व के साथ। ठीक है, और उसके बाद इसने क्या कहा था कि जैसे पहला सुर और 8वां सुर एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, वैसे ही पहला तत्व इस सारणी के लिए इसने जो सारणी बनाई उसकी बात है। एक तो पहला तत्व और जो 8वां तत्व होगा उसके गुण भी क्या होंगे? मिलते जुलते होंगे। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल से छोटे सा कंसेप्ट था, सारणी थी। अब अपने बात करते हैं कि ये भी सारणी जो थी वो थोड़े टाइम तक ही चली। क्यों? क्योंकि जब तक थोड़े तत्वों की खोज हुई तब तक तो ये सारणी उस हिसाब से चलती गई। उस हिसाब से मतलब कैसे कि सुर की तुलना इसके साथ होती गई, परंतु जैसे जैसे और तो नए तत्वों की खोज होती गई तो यहाँ पर क्या हुआ कि
जो दो तत्व इन्होंने एक दूसरे से मिलाने की कोशिश की, उनके गुण मिलाने की कोशिश की, तो वो जो गुण हैं वो एक दूसरे से मिले नहीं। मतलब जो तत्व थे इन्होंने सारणी में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, उन तत्वों के जो गुण थे वो क्या होने लगे, अलग अलग होने लगे। और उसके बाद ये सारणी भी क्या हुई थी, ये भी फेल हो गई थी। इसके सिद्धांत भी, ये जो भी था वो फेल हो गया था। फिर नए और सारणी आई। अब देखो आपके जो सिलेबस में है, अगर आप थर्ड चैप्टर का स्टार्ट करते हो, बुक से अपने आप पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो आपके सिलेबस में जो है अपने वही पढ़ेंगे। हालांकि बीच में और भी कई वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया था कि तत्वों को अपने कुछ ऐसा बनाएं, एक क्रम में व्यवस्थित कर लें ताकि सभी तत्व एक ही जगह मिल जाए, और बहुत से ऐसे तत्वों को कुछ ऐसा व्यवस्थित करें कि उनके जो गुण हैं वो एक दूसरे से क्या हों, मिलते जुलते हों। हालांकि बिल्कुल समान गुण तो किसी भी तत्व के नहीं होते, परंतु कुछ ऐसे गुण मिल जाएं अपने को ताकि जैसे उनके गुण क्या हों, समान हों, और समान गुणों वाले तत्वों को एक ही कॉलम में रखा जाए। ये इसकी सारणी थी और ये इसका नियम था, न्यूलैंड का अष्टक नियम। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप लोग धीरे धीरे साथ साथ पढ़ते जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कंसल्ट कीजिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग पढ़ नहीं रहे, क्योंकि अगर आप पढ़ते हो तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, पक्का श्योर है ये। और अगर आप पढ़ ही नहीं रहे तो प्रॉब्लम कहाँ से आएंगी, है ना। आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो ये कोरोना इसने सारा सिस्टम खराब कर दिया। और कोशिश कीजिए आप अपने आप पढ़ने का, प्रयास करने का। हालांकि चाहे अपना सिलेबस कम हो गया हो, ज़्यादा हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने 11th के अंदर जो आपका पूरा सिलेबस है वही पढ़ेंगे। थैंक यू।